वेलकम डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हिस्ट्री, मतलब कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, अंग्रेजों के ज़माने में इसकी कार्यविधि क्या थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या परिवर्तन हुए, संवैधानिक प्रावधान क्या है और सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री इंडिया में कैसी रही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री से, फिर यूपीएससी को देखेंगे हम। सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री इंडिया में स्टार्ट होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस का दौर आप सभी जानते हैं कि सन 1786 से 1793 में रहता है। तो उन्होंने भारत में नागरिक सेवाओं की शुरुआत करी थी। भारत में नागरिक सेवाओं के जनक या फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया तो कॉर्नवालिस जो माने जाते हैं। सीधे सीधे फैक्ट के रूप में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि एग्जाम में अगर इससे पूछे कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जनक कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर आएगा। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक कौन है, तो फिर आएंगे जो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब कॉर्नवालिस के बाद देखते हैं कि सिविल सेवाओं से रिलेटेड किन किन अंग्रेज ऑफिसर, चाहे वो गवर्नर जनरल या वायसराय रहे, उनके ज़माने में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को देख लिया। उसके कुछ समय पश्चात वेलेजली आते हैं। वेलेजली ने जो सिविल सर्विसेज में लोग सिलेक्ट हो जाते थे उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करी उन्होंने कलकत्ता में, जो वर्तमान में भी जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग होती है, ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कलकत्ता में खोला। उसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। ये भी सीधा फैक्ट बन सकता है, ये लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित किया था। उसके बाद डलहौजी ने इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट काम ये किया कि अभी तक जो सिविल सर्विसेज हो रही थी इसमें एग्जाम नहीं होती थी, कुछ पैटर्न इनका अलग था। इनमें नामजदगी का सिद्धांत, मतलब कि जो भारत के बड़े बड़े राजा थे, दीवान थे, अलग अलग रियासतों के राजा थे, उनके रिकमेंडेशन पे सिविल सर्विसेज की भर्ती होती थी। तो डलहौजी ने यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य ये किया कि इन्होंने सेवाओं में जो नामजदगी का सिद्धांत था, रिकमेंडेशन थी, उनको समाप्त करके प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से सिविल सर्विसेज और बाकी सारी सर्विसेज को स्टार्ट किया। उसके बाद लॉर्ड लिटन आते हैं, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच में रहता है। वो एक काफ़ी बड़ा चेंजेस करके गए। वो चेंजेस ये किया उन्होंने कि सिविल सेवाओं में जो अधिकतम एज उस समय 21 साल थी, ध्यान रखिएगा मैं अधिकतम एज बता रहा हूँ कि 21 ईयर थी, वो इससे भी कम करके 19 साल करके चले गए थे इसमें। ठीक है, अब 19 साल सिविल सेवाओं की एज आप समझ सकते हो कितना टफ है। उसमें भी सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जो, मतलब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये एग्जाम पास करी। उस समय सेंटर भी इंडिया में नहीं होता था, पूरे वर्ल्ड, मतलब एक ही सेंटर था लंदन में। 1922 में जाकर के भारत में एकमात्र सेंटर स्थापित हुआ इलाहाबाद में। और इसी कारण से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इलाहाबाद का काफ़ी दबदबा रहा है IAS की मतलब सिलेक्शन में। अब उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं कि इलाहाबाद का धीरे धीरे प्रभाव कम होता गया, दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, मैंने आपको डिस्कस करी। अब यूपीएससी की हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी का क्या प्रावधान। तो देखिए, भारत में 1919 का एक अधिनियम आता है जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो 1919 के अधिनियम में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की बात करी। एक CAG, जो इससे पहले वाले लेक्चर मैंने कवर किया, दूसरा था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये केवल मतलब इसमें रिकमेंडेशंस थी कि ऐसा काम करेंगे 1919 के अधिनियम में। और इस रिकमेंडेशंस को पूरा करने के लिए 1924 में एक आयोग बनता है। उस आयोग का नाम था ली कमीशन या ली आयोग। ली आयोग ने रिकमेंडेशन और एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग भारत में 1 अक्टूबर 1926 को, तारीख याद रखिएगा, सीधा आ सकता है एग्जाम में, 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। नाम इसका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, और इससे पहले जो एग्जाम्स हो रही थी उनको पहले ICS बोला जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, यहाँ से उनको इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाने लगा आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 1935 का अधिनियम आता है। 1935 के अधिनियम में इसमें नाम चेंज होता है, इसका नाम हो जाता है, अब पहले क्या था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इसका नाम हो जाता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम रहता है। देश आज़ाद हो जाता है। देखिए, अब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तक जो, मतलब जब 1926 में आयोग बन जाता है तो उस समय इसके चेयरमैन, जो इसकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि एक चेयरमैन रहेगा और 4 सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो उसके पहले चेयरमैन थे सर रोज बार्कर। कभी आ सकता है यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन है, जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1926 से 1939-40 तक रहते सर रोज बार्कर।
फिर 1935 में नाम चेंज हो जाता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है। देश आज़ाद होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम भी बदल दिया जाता है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो कभी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा किस दिन मिला, तो 26 जनवरी 1950 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से ये बन जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, और उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, स्वायत्त संस्था बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक की हिस्ट्री अपने देखी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तक बनने तक का सफर। अब देश आज़ादी के बाद पांचवें मतलब यूपीएससी के 5वें नंबर के चेयरमैन होते हैं और प्रथम भारतीय होते हैं, उनका नाम था एच.के. कृपलानी। ठीक है, एच.के. कृपलानी साहब भारत के प्रथम ये व्यक्ति रहते हैं, प्रथम भारतीय व्यक्ति होते हैं जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनते हैं। वर्तमान में अपन देखते हैं, अब हिस्ट्री अगर करंट अफेयर में भी आ जाए तो वर्तमान प्रदीप कुमार जोशी साहब है जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ये मई 2021 की स्थिति में बता रहा हूँ, एग्जाम जब आप दे तो उस समय भी, हालांकि मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा लेकिन आप भी अपडेट रहे कि उस समय कौन है। चलिए, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा आगे देखते हैं कि अब क्या प्रावधान है इसके। तो इसके संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से हम देख रहे हैं तो संवैधानिक संस्था है, जो मैंने आपको बता दिया 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। अब संविधान में इसको कहाँ स्थान दिया गया है, तो संविधान का भाग 14 और आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक, मतलब जितने भी लोक सेवा आयोग, चाहे वो राज्यों की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, संयुक्त की बात करेंगे, सारे की बात भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 में कही गई है। तो यही 315 से 323 के आर्टिकल में कहाँ पे क्या प्रोविजंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली एमपीपीएससी प्रीलिम एग्जाम्स के लिए। तो मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बहुत ईजी है, बस थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकता है, बाकी तो कुछ कठिन है नहीं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा और आगे कि यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट चेयरमैन कौन है, कहाँ से इसकी स्थापना होती है, संवैधानिक दर्जा का। संवैधानिक दर्जा में देख लिया आपने भाग 14 308 से शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका नाम ही रहता है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, लेकिन यूपीएससी या स्टेट पीएससी से रिलेटेड प्रोविजन स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 315 से लगा 323 तक। तो अब 315 से 323 तक मैं आपको पढ़ाऊँ, उससे पहले जरा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये संवैधानिक संस्था है, इसकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है हटाने के। शायद ये एकमात्र ऐसा आयोग है, अगर आपको और भी लगे तो आप मेरे को बताना, कि जिसमें सदस्यों की संख्या के निर्धारण करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बाकी जितने भी आयोग है ना, उसमें संसद जो सदस्यों के निर्धारण करने की शक्ति संसद के पास है। यहाँ पर यूपीएससी के कितने मेंबर हो गए संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, जनरली ये 9 से 11 के बीच में वरी करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि कितने मेंबर रहेंगे, मेंबर का कार्यकाल कितना रहेगा ये संविधान में लिखा है। मेंबर का कार्यकाल कितना है, 5 साल या 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले 6 ईयर या 65 ईयर, विच एवर अर्लियर। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब इसके बाद और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि देखिए, ये एक स्वायत्त संस्था है, तो इसको स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी सीधे सीधे आ सकते हैं कि संविधान में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान क्या है, कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाते हैं ताकि ये फ्रीली अपना वर्क कर सके। तो देखिए क्या है कि संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान के अनुसार इसका निर्माण हुआ। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वो भी निर्धारित रीति का अनुसरण करके इसको हटा सकते हैं। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिवेदन आवश्यक है। उसके बाद इनकी नियुक्ति होने के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन की सेवा शर्तों में नहीं किया जा सकता है। इनके वेतन भत्ते पेंशन सारी भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। इनको सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो ये सारे इसके स्वायत्त संबंधी प्रावधान हो गए। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने सारी चीज़ें देख ली। अब इसके कुछ डिटेल आर्टिकल्स देखते हैं कि जो 315 से लगा करके 323 तक बनते हैं। ये एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सारा बड़ा इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 315 से। आर्टिकल 315 बोलता है कि संघ के लिए, राज्यों के लिए और संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो तीनों प्रकार के आयोग की स्थापना संबंधी प्रावधान कहाँ पे है, आर्टिकल 315 में। अगर पूछे कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आर्टिकल 315 आएगा। यूपीएससी का आर्टिकल 315 ही आएगा। ठीक है, तो ये 315 हो गया। क्या हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट के संबंधित प्रोविजंस कहाँ है, आर्टिकल 315। अब आर्टिकल 316 में आते हैं। आर्टिकल 316 बोलता है कि सदस्यों की नियुक्ति
उनकी अवधि एवं सेवा शर्त संबंधी प्रावधान, यह आर्टिकल 316 में लिखा गया है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। पदावधि कितनी है? 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो ये पद पर बने रहेंगे। और अब आगे का आर्टिकल देखते हैं कि आर्टिकल 317 बोलता है कि सदस्यों को हटाए जाने की क्रियाविधि क्या है। ठीक है, नियुक्ति होगी 316 में, राष्ट्रपति करेगा। हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को भी एक विशेष रीति का अनुसरण करना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा, महाभियोग नहीं है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति आदेशित करेगा सर्वोच्च न्यायालय को कि इनके खिलाफ जो आरोप लगे, आरोप क्या क्या लग सकते हैं। देखिए, साबित कदाचार, असमर्थता या फिर दिवालियापन, मान के चलो उनके ऊपर इतना कर्जा स्थापित हो गया कि वो कर्जे में डूब गए, या फिर वो अपने पदों से बाहर कहीं पर भी सैलरी लेकर के काम कर रहे हैं, तो इन सारे आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर। निर्धारित प्रक्रिया हम सर्वोच्च न्यायालय को बताएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, उसके पश्चात राष्ट्रपति हटाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति उनको सस्पेंड जरूर कर सकता है, टर्मिनेट नहीं कर सकता। किनको? चाहे वो यूपीएससी के मेंबर हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अगले वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वहां पर वो डिटेल कवर हो जाएगा। तो 317 देख लिया कि हटाने का मतलब जो प्रक्रिया है, और कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। 318 में देखते हैं कि आयोग के सदस्यों के संबंध में या कर्मचारियों के संबंध में सेवा शर्तों के एवं नियम बनाने की शक्ति, कि आयोग किस प्रकार से कार्य करेगा, उनके संबंधित नियम बनाने की शक्ति, नियम आयोग के कार्यों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 318 बोलता है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। सीधे अगर आ जाए कि आयोग की नियम बनाने की शक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 318, और शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आयोग के संबंध में या आयोग के कार्यों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। किस संविधान के मतलब भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 318 में। ठीक है, 319 देखते हैं। आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रावधान, मतलब सीधा ऐसा है कि आयोग के सदस्य ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, उसके बाद क्या प्रोविजन है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सीधी बात यहां पर बताई गई कि सदस्य या अध्यक्ष दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे उसी पद पर। ठीक है, तो दोबारा नियुक्ति के पात्र उसी नहीं होंगे। अब यहां पे देखिए, अगर किसी जो अध्यक्ष बन गया यूपीएससी का, वो तो डबल नियुक्ति का पात्र होगा नहीं, क्योंकि उसी पद पे जाएगा। लेकिन कोई सदस्य है जिनकी आयु अभी 65 साल नहीं हुई है, तो अब उनके संबंध में क्या प्रोविजन है? उनके संबंध में प्रोविजन ये है कि वह यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। अगर वो मेंबर रहे पहले तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, अदरवाइज वो दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह चेयरमैन ही बन सकते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं वह दोबारा नियुक्ति के पात्र केवल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में ही होंगे, सदस्य नहीं बन सकते। हाँ, यहां पर इतना जरूर है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि वो राज्यपाल बन सकते हैं या और कोई जो संवैधानिक पद है उन पर उनको नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर संविधान में कोई रोक नहीं है, स्पष्ट लिखा गया कि संवैधानिक पदों पर उनको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 320 पे आते हैं। आर्टिकल 320 बोलता है यूपीएससी के कार्य। ठीक है, यूपीएससी के कार्य एवं शक्तियां। 320 शक्तियों में देख लेते हैं कि यूपीएससी शक्तियां क्या है, तो इसको सिविल न्यायालय शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, सिविल न्यायालय क्या कर सकता है? मतलब दीवानी न्यायालय कि दंडात्मक आदेश जारी नहीं कर सकता, बाकी जैसे किसी व्यक्ति को समन जारी करना, उसको बुलाना, कोई दस्तावेज प्रकट करने के लिए आदेशित करना, ये सारे कार्य सिविल न्यायालय कर सकता है, जो कि यूपीएससी की शक्तियां प्राप्त है आर्टिकल 320 के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद कार्य देखते हैं यूपीएससी कार्य क्या है। तो अगर ये मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से लिखे, कार्यों को दो भागों में बांट सकता है, सामान्य कार्य और सलाह संबंधी कार्य। सामान्य कार्य में क्या है, जैसे आप देखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, तो परीक्षाएं करवाना, परीक्षाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षा आयोजित करने संबंधी सारी गतिविधियां तैयार करना, ये सारे काम करता है। तो ये कौन कौन सी परीक्षा आयोजित करवाता है? अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा है, वर्तमान में सभी को पता 3 सर्विसेज है अखिल भारतीय, IAS, IPS और IFOS, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। तो उसके अलावा केंद्रीय सर्विसेज, इनकी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाना, नियम बनाना, सभी कुछ। ठीक है ना, ये करता है। ध्यान रखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्धारण करने का अधिकार यूपीएससी को नहीं है, वो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा में आगे आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि न तो आरक्षण के संबंध में न केडर निर्धारित करने के संबंध में यूपीएससी को ये मामले नहीं आते, यूपीएससी के पावर में नहीं आते हैं। उसके बाद सलाहकारी संबंध में क्या है कि अगर
जैसे कि कुछ ऑफिसर, जैसे आप MPPSC में DSP बन गए, कुछ समय पश्चात आपको IPS अवार्ड होते हैं, या आप स्टेट सर्विस में कहीं भी डिप्टी कलेक्टर बने या और भी कुछ सर्विस में बने तो आपको कुछ समय पश्चात IAS अवार्ड होता है। अगर आपकी सर्विस ठीक रही, आपने अच्छे काम किए तो आपको IAS अवार्ड होते हैं। तो IAS अवार्ड होने पर भी UPSC की रिकमेंडेशन, UPSC का अनुमोदन अनिवार्य है। UPSC का एक बार इंटरव्यू होता है, फिर वो ट्रेनिंग भी देता है। तो मतलब राज्य सेवा से अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर पदोन्नत होने पे, स्थानांतरण होने पे, या फिर किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं में, यानी कि जो व्यक्ति UPSC से चुन के आया है, UPSC सिलेक्शन होकर आया, उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले UPSC से सलाह ली जाती है। ठीक है, उनको टर्मिनेट करने से पहले, इन पर सस्पेंड करने से पहले भी UPSC से रिकमेंडेशन ली जाती है। हालांकि UPSC की रिकमेंडेशन मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है, ओके, या नहीं राज्य सरकार बाध्य, लेकिन सलाह ली जाती है, ऐसा संविधान में लिखा है। तो ये इसके कार्य हो गए। ठीक है, इसके अलावा पेंशन संबंधी कुछ और मामले जो आते हैं कि कोई व्यक्ति सर्विस के दौरान घायल हो गया, उसके संबंध में पेंशन का निर्धारण करना है या कुछ कार्यविधि करना है, तो वो भी UPSC करता है। तो ये सारे काम इसके UPSC के हो गए। आर्टिकल 320 देख लिया। आर्टिकल 321 में आते हैं। 321 बोलता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अब आप बोलो साहब इससे रिलेटेड आपने थोड़ा देर पहले बोला। जी हाँ, मैंने बोला है आर्टिकल 319, दोनों एक बार ध्यान सुनिए। 319 में मैंने क्या बोला, आयोग के नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अब यहां बताया मैंने आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, मतलब कि आयोग अभी परीक्षा ले रहा है, सलाह दे रहा है, इसके अलावा भी आयोग से और कुछ कार्य करवाने हैं। ठीक है, तो यहां पर शक्ति संसद के पास है। आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, यानी कि आयोग के कार्यों को बदलने, उनके अंदर परिवर्तन करने की शक्ति भारत की संसद के पास है। आर्टिकल 321। आर्टिकल 319 बोलता है कि आयोग के कार्यों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति, कि आयोग को जो कार्य दिए गए हैं वह किस प्रकार होंगे, ये राष्ट्रपति के पास है। और आयोग के कार्यों को बढ़ाने या कम करने की शक्ति भारत की संसद के पास है। आर्टिकल 319, आर्टिकल 321। ठीक है, PDF में जरूर ध्यान से देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, PDF वहां डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 322 में आ जाते हैं। लोक सेवा आयोग के व्यय एवं खर्चे। 322 खर्चे कहां पे भारित होंगे, भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, 322 खर्चों संबंधित। 323 रिपोर्ट। आयोग अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखवाएगा। सीधे संसद के पटल पर UPSC रिपोर्ट नहीं रखता। UPSC रिपोर्ट देता है, एनुअल रिपोर्ट देता है, स्पेशल रिपोर्ट भी। अगर राष्ट्रपति बताए कि आप इस मुद्दे पर तुरंत रिपोर्ट दीजिए तो बीच में भी रिपोर्ट देता है। तो विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यहां से संबंधित सारे प्रावधान इसके अंदर हो गए। आई होप इतना ही था UPSC के संबंध में, हिस्ट्री से रिलेटेड सारे पॉइंट देखे, बाकी इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखे। ठीक है, यहां सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, PDF आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।